आज हम लोग इतिहास जो 10वीं वर्ग का है, जिसका सेकंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद का कुछ अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद, जैसा कि इसके नाम से ही ऐसी स्थिति अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पूंजीवाद, और वाद जो है एक विचार है। वाद का अर्थ होता है विचार और पूंजी का अर्थ होता है संपत्ति, अर्थात संपत्ति का विचार, संपत्ति के विचार के उद्देश्य से जो भी प्रक्रियाएं की गई हैं या की जाती हैं वो पूंजीवाद कहलाता है। अर्थात ऐसा विचार जिसमें पूंजी मुख्य रूप से कार्यरत हो, पूंजीवाद कहलाता है। मैं हर प्रश्नों को उसके शब्दों के अनुरूप समझाने का प्रयत्न करूंगा और इसमें लिखी गई उत्तर को आप उतार लीजिएगा अपने नोटबुक में और मेरे द्वारा समझाए गए स्थिति को समझिएगा, तो आपको वह प्रश्न याद करने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो यहाँ पूंजी से संबंधित जुड़ी हुई बातें हैं। पूंजी से लेकर के जो विचार उत्पन्न हुए हैं, अर्थात पूंजी के विषय में जो ख्याल लोगों के विचार में आया है और लोगों ने जो कार्य किया है, उसकी स्थिति को पूंजीवाद कहते हैं। सामान्य अर्थों में और विशेष अर्थों में आप आंसर में देख सकते हैं। दूसरा, खूनी रविवार, जैसा कि शब्द के नाम से ही ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि रविवार का कोई दिन था और बहुत ही खून की होली खेली गई थी, तो इसलिए उसको खूनी रविवार, और यही स्थिति यहाँ पे हुई है। रूस और जापान के युद्ध के बाद जो है सभी देश, छोटे देश जापान से बुरी तरह पराजित हो चुके थे और इस पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी और 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और यह रविवार के दिन यह घटना घटी थी और यह बहुत ही खूनी घटना थी। मान लीजिए, जब राजा के पास प्रजा अपने दुखड़े को लेकर नहीं जाएगी और राजा उसका समाधान नहीं करेगा तो फिर आखिर कौन करेगा। तो जो स्थिति हुई थी, इसके लिए लोग जो है रोटी दो का नारा लगाते हुए राजमहल के पास गए हुए थे, तो वहां के जार ने गोलियां बरसाने की आज्ञा दी, जिसके कारण लोगों ने गोलियां बरसाया और बहुत सारे लोग जख्मी हुए और मतलब मारे गए, जिसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास के, रूस के इतिहास की ही नहीं, विश्व के इतिहास की बहुत ही दरिंदगी घटनाओं में से एक है। अगला, अक्टूबर क्रांति, लेनिन के बल प्रयोग द्वारा करेंस्की के सरकार को उलट देने के निश्चय में जनता और सेना ने लेनिन का साथ दिया। इसलिए यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया तथा करेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। हालांकि नए कैलेंडर के अनुसार यह 7 नवंबर को घटना घटित हुआ था। सर्वहारा वर्ग, यह एक ऐसा वर्ग था जिसमें गरीब किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक और आम गरीब लोग शामिल होते थे। इस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पहले रूस के जो किसान थे उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पे चर्चा करना है कि जब रूस की क्रांति हुई तो उसके पहले लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किसान लोग, जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब आगे लघुतरीय प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है कि रूसी क्रांति के 2 कारणों को लिखें। रूस में क्रांति हुआ, इसके 2 कारणों को लिखना है। तो सबसे पहला क्रांति है कृषकों की दयनीय स्थिति। जब किसानों की खेती बाड़ी एक ऐसी मतलब प्रक्रिया है, कार्य है जो हम इंसानों के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि खेती बाड़ी को लेकर के कभी किसी भी युग में सही सोच नहीं रखी गई है। हर समय किसानों की स्थिति दयनीय ही होती है। तो उस समय भी रूस में भी
किसानों कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिसके कारण रूसी क्रांति होना संभव हो सका। दूसरा, औद्योगिकरण की समस्या। इसके विषय में कुछ लाइनें दी गई हैं, इसे आप पढ़ करके आप अपने नोटबुक में उतारिए और याद रखने का प्रयास कीजिए। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है? रूस की जो रूसीकरण नीति जो थी वह क्रांति के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी? मतलब रूसीकरण की जो नीति थी उसने भी क्रांति को जन्म दिया। आप इस आंसर को पढ़ करके समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? साम्यवाद के अंतर्गत मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त करना। साम्यवाद एक ऐसी नीति थी जिसमें जो पूंजीपति वर्ग था, जिसके पास संपत्ति पूंजी होता था, जो धनी होते थे, वे लोग मजदूरों का शोषण करते थे। उस शोषण से उनको मुक्त करने के लिए, उत्पादन वितरण में समानता स्थापित करने के लिए, मजदूरों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए, कार्य के घंटे, वेतन, मतलब मजदूरों के विषय में, मजदूरों के हित के लिए कार्य करने वाली नीति को साम्यवादी नीति कहा जाता था। और इन नीतियों के तहत आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को एक करने का प्रयास किया जा रहा था। इस तरीके से यह प्रमाणित होता है कि साम्यवाद एक ऐसी नीति थी जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही थी। नई आर्थिक नीति, नेप, नई आर्थिक नीति जिसे नेप के नाम से जाना जाता है, NEP, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? आपको बताना है कि नई आर्थिक जो नीति थी वह मार्क्स के जो सिद्धांत थे उनके साथ समझौता किया गया। तो मार्च 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें साम्यवादी विचारधारा के साथ ही साथ पूंजीवादी विचारधारा को स्वीकार किया गया। जैसे पूंजीवादी विचारधारा को स्वीकार किया गया, वह विचार जो इस प्रकार है। पहला विचार यह था, उसे अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी गई और किसानों को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान की गई, जिससे किसानों को सहूलियत मिली। दूसरा, 1924 ईस्वी में सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल, जो कि सोवियत संघ की मुद्रा थी, में कर लाना प्रारंभ किया। लोग पहले अनाज के कर के रूप में अनाज को ही देते थे, लेकिन अब अनाज न दे करके उसके लिए मुद्रा दिया जाने लगा। सोवियत संघ में छोटे उद्योगों का विराष्ट्रीकरण किया गया। 1922 ईस्वी में 4000 छोटे उद्योगों को लाइसेंस जारी किया गया। श्रमिकों को कुछ नगद मुद्रा प्रदान किया जाने लगा। इन चार स्थितियों के कारण जो नई आर्थिक नीति जो थी वह मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता किया और कार्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? रूस की जो पराजय हुई वह क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था, इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। इस युद्ध में चारों तरफ रूस यह चाहता था कि रूस के अंदर जो आंतरिक रूप से जो समस्याएं हैं उसको जनता भूल जाए और दूसरे अन्य देशों से जो है युद्ध हो रहा है उसके बातों में पड़ जाए और उसी मामलों में उलझ के रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि रूस की सेना की हार हो गई। न उसके पास अच्छे हथियार थे, न ही पर्याप्त भोजन था, सुविधा नहीं थी। इसके कारण युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जरीना, जो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी, और उसके गुरु रासपुटिका को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। इसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। और इन सभी स्थितियों को देखते हुए लोगों ने सोचा कि अभी अगर जार से मुक्ति नहीं मिलती है, यदि हम लोग क्रांति नहीं करते हैं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो लोगों ने उस समय की स्थिति को देखते हुए क्रांति किया और रूस में क्रांति की मार्ग
प्रस्त हो गई। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देखिए जो भी शब्द हो इसके अंत में वाद लगा हो तो वह एक व्यवस्था ही होती है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है इसमें किसी भी संस्था का उत्पादन, लाभ पर राष्ट्र तथा समाज का नियंत्रण और आर्थिक समाज की समानता होती है। मतलब जो भी उत्पादन होता है या जो लाभ होता है, जो बचत होती है, वो सभी पर जो है समाज का नियंत्रण होता है, समाज के लोगों का नियंत्रण होता है, समाजवाद कहलाता है। पूरे यूरोप समाजवादियों के विचार का वर्णन कर, यूरोप में किस तरीके का समाजवाद था, वहाँ के लोग जो समाजवादी थे वो किस तरीके के थे, इसके विचारों का वर्णन करना है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया गया। मार्क्स से पूर्व, मार्क्स के पश्चात। कार्ल मार्क्स जो थे उनके पहले जो समाजवाद था वह दूसरे ढंग का था, और कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद था वह दूसरे ढंग का था। मार्क्सवादी विचारकों ने क्रमशः यूरोपियन समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूरोपियन चिंतक आरंभिक चिंतक थे जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। इसकी दृष्टि आदर्शवादी थी। यह प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया करते थे। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। वर्ग में जो संघर्ष है, संघर्ष के बदले सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके जब कार्य करेंगे तो उस पर बल दिया। इस तरीके से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद मैं दीर्घोत्तरीय वीडियो को लेकर के शामिल होऊंगा। यदि आपको फर्स्ट लेसन, पहले लेसन का वीडियो देखना है या उसके क्वेश्चन को लिखना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को ढूंढें और उसको लिखने और देखने और समझने और याद करने का प्रयास करें।